अस्सलाम वालेकुम। टाइम टुडे विद हुसैन थेबो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबो। आज हम इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का अगला लाएमल क्या है, और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी क्या परफॉर्म कर रही है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोस्ट सीनियर तरीन रहनुमा निसार अहमद खोड़ो साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया निसार खोड़ो साहब, आपने हमें टाइम दिया। ईद के दौरान आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, तो हमने कहा ईद के बाद आपको बुलाएं और आपसे कचहरी करें। तो सारे सिंध को ईद मुबारक, सारे पाकिस्तान ये बताएं, आपने ईद वाले दिन सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी को एसएमएस किया, या जरदारी साहब को किया, या आदि फरियाल को किया? सबको किया। एक नहीं, पहले सीक्वेंस होता है। ये ऐसे गलत बातें करो, कुछ तो हुआ होगा ना सर कि आपने किस तरह से जो है वो नहीं आता। आप इसमें हमारी लीडरशिप है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। जरदारी साहब सदर पार्लियामेंट पार्टी के सदर हैं, चेयरमैन हैं, आदि फरियाल है, हमारे लिए सभी का भी एहतराम है। राइट। इस वक्त हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब, जो फार्मर प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब। अभी रिसेंटली उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। जो नए इंतखाबात होंगे ओहदों के, तो उसमें उनकी नई डेवलपमेंट होगी। कमर जमान कायरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर। जी बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस अहम मौके पे आपने इनवाइट किया है। बहुत कायरा साहब, आप एक बहुत बड़े सियासतदान हैं पंजाब में। अगर देखा जाए तो पंजाब के बड़े सियासतदानों में आप शुमार होते हैं। क्या आप समझते हैं कि आप सेंट्रल पंजाब के जब से आप प्रेसिडेंट हुए, तो आपने लास्ट खुशाब में 235 वोट लिए, क्या ये आपकी कामयाबी है? यकीनन नहीं है, यकीनन हमारे लिए बड़ा एक इम्तिहान है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि हमने खुशाब में जो हमारा कैंडिडेट था उसकी विड्रॉल हमारे दोस्तों को हमने कहा था अपनी तंजीम को, वो टाइमली नहीं हुई। वरना एक प्रिंसिपल के तौर पे जहाँ पे हमने डस्का में और हमने वजीराबाद में भी हमारे कैंडिडेट थे, लेकिन वो हमने मुस्लिम लीग के हक में विड्रॉ कराए थे, क्योंकि फैसला ये था कि हम इन इलेक्शन में मुस्लिम लीग को सपोर्ट करेंगे। उसकी वजह से वहाँ पे हमारी कोई कैंपेन, ना सिटी की मीटिंग, ना डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग, ना डिवीजन की मीटिंग, ना हम वहाँ गए, और कोई कैंपेन, कोई जलसा नहीं हुआ, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई झंडा नहीं लगा, कोई बैनर नहीं लगा। लेकिन वो दोस्तों से गलती ये हुई कि टाइम पे वो विड्रॉ नहीं करा सके डॉक्यूमेंट्स उसके, और उसकी वजह से ये वोट आए। हमारे लिए सुबकी का बहस बना, पार्टी के लिए एम्बेरसमेंट बनी, इसीलिए मैंने जिम्मेदारी को ऑन किया है। और मैं समझता हूँ कि मुझे बतौर पंजाब के सदर के उसको टाइमली इंश्योर करना चाहिए था। लेकिन गुजारिश ये है कि कुछ जमातों से कुछ कॉर्नर जो होते हैं वो कमजोर भी होते हैं। सही। ये जो सीट है, इस सीट पे जनरल इलेक्शन में भी हमारे 600 कुछ वोट थे, 2013 में भी हमारे कोई 229 वोट थे, लेकिन 2002 में जब मियां नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे, उनके भी कोई 200 वोट, 225 के करीब वोट थे। तो ये कोई ऐसी इस तरह की और बहुत सारी सीटें हैं जहां मुस्लिम लीग के वोट चांद साहब में है, हमारे कई जगहों पे हैं, और जमातों के भी हैं। तो कई एरियाज होते हैं जहाँ पे ये कबायली स्टाइल की सियासत चलती है। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये कायरा साहब, आपने हालिया ओहदे से रिजाइन भी दिए, तो क्या आपने इस शिकस्त को तस्लीम किया है, इस वजह से दिए, या कुछ सोशल मीडिया की खबरें ये हैं कि आप नून लीग ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो क्या ऐसा भी कुछ है? ज्वाइन मैंने जिंदगी में जो करना था वो कर चुका हूँ। ठीक है। ज्वाइन में और कुछ नहीं करूंगा। ये मैंने इसके बारे में इस सवाल का जवाब मैं देता ही नहीं, इसलिए कि ये सवाल ही मेरे लिए गाली की तरह होता है। ठीक बात। लेकिन एक बात याद रखिए, मैंने अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की, मैंने अपनी जिम्मेदारी तस्लीम की है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे पंजाब के सदर के तौर पे वो फैसला जो मैंने मीडिया में अनाउंस किया हुआ था, मेरे दोस्त उसको टाइमली इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, तो मुझे इंश्योर करना चाहिए था उसको। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी, भले मेरे दोस्तों की है, मेरे सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स की थी,
लेकिन मुझे पंजाब प्रेसिडेंट के तौर पर ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। कोई तो कबूल करे तो मैं कबूल करता हूँ। कुछ मुबसरीन का कहना यह है कमरजमान कायरा साहब के पीपल्स पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है वो सिर्फ फोकस सिंध पे रख रहे हैं, बाकी प्रोविंसेस के सदर को वो टाइम भी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वाकई जो पीपल्स पार्टी का जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि हमारी सिंध में गवर्नमेंट होनी चाहिए और आपसे इतने ज़्यादा राब्ते नहीं रख रहे हैं। क्या इज इट फैक्ट? मेरा ख्याल है जी, मुझे तो बिल्कुल इस किस्म का कोई शायबा भी नहीं है, गिला भी नहीं है, हो सकता ही नहीं है। शायद पंजाब के यानी पाकिस्तान के उन चंद लोगों में मैं हूँगा जिसको सदर साहब का भी कान अवेलेबल था, चेयरमैन साहब का भी अवेलेबल था, फोन पे भी अवेलेबल है, हर वक्त अवेलेबल है, कोई गिला नहीं है इस तरह का। हाँ, उनकी मसरूफियात ऐसी जरूर रही, जरदारी साहब बीमार रहे, चेयरमैन साहब जो सब कोविड के हालात बने इसकी वजह से मसरूफियात जरा महदूद हुई। उनकी पंजाब में या KPK में ज्यादा आमदोरफ्त के या ज्यादा वक्त के हम मतलूब जरूर हैं कि वो ज्यादा टाइम दें, लेकिन मेरी जात या तंजीम की हद तक हमें तो कोई गिला हो सकता नहीं, इसलिए कि हर वक्त वो हमें अवेलेबल थे और हैं। आज मैं अगर तंजीम के ओहदे पे नहीं भी हूँ तो इवन देन वो मुझे अवेलेबल हैं, तो हमारा तो ऐसा कोई गिला है ही नहीं। जो पीपल्स पार्टी पंजाब में लाहौर से जन्म लिया, क्या अभी तक लाहौर में वजूद है? कमजोर है, हमें इसको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन ये भी याद रखिए कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसको पिछले 50 साल से मुसलसल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी का माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्राउंड बहुत तगड़ा है, लेकिन पंजाब में जो मुतबादल लीडरशिप पैदा की गई, जमातें खड़ी की गई, वो पंजाब से थी। पंजाब से इमरान खान, पंजाब से मुस्लिम लीग, पंजाब से हमारे इदारों की बहुत बड़ी खेप, पंजाब से ही मुल्लायत की बुनियाद है, पंजाब के अंदर से ही बहुत बड़ा मीडिया जो हमारे खिलाफ है। तो ये बेहतर फील्ड रहा पंजाब, जिसके पंजाब पीपल्स पार्टी को ज्यादा फोकस करके तोड़ा गया। 2002 में उस वक्त भी पेट्रियट बनाए गए तो पीपल्स पार्टी से, और 2013 के इंतखाब में भी पीपल्स पार्टी से लोग तोड़े गए, और 2018 के अंदर भी जो मेजर जमात तोड़ के PTI में शामिल कराई गई वो पीपल्स पार्टी थी। ये जो खसूसी तौर पे पीपल्स पार्टी पे फोकस रहा, ये बहरहाल एक तकलीफ का बायस था। इससे पीपल्स पार्टी कमजोर हुई, लेकिन आज भी पीपल्स पार्टी पंजाब के एक एक गांव, एक एक देहात में मौजूद है। और याद रखिए, बुरे वक्त आ जाते हैं, मुश्किल वक्त आ जाते हैं, बड़ी लड़ाई पीपल्स पार्टी लड़ रही है, जिसकी क्यादतों को कत्ल कर दिया गया, जिसके कारकुनों को क्या क्या तकालीफ, क्या कौन सा चौक है जिसपे टकटकियां लगा के कोड़े नहीं मारे गए, फांसियां नहीं झीली गई। लेकिन पीपल्स पार्टी कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। इस मुश्किल वक्त से पीपल्स पार्टी निकलेगी, और बिल्कुल पीपल्स पार्टी कल भी जिंदा थी, पीपल्स पार्टी आज भी जिंदा है। PDM क्या आज भी जिंदा है या PDM इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है? हमारी तरफ से तो हम समझते हैं कि PDM जिंदा है। हम PDM को बनाने वाले थे। PDM के बगैर या फोरम के बगैर हम इस हुकूमत को फौरी तौर पर फारिग नहीं कर सकते। अगर हमारे साथी जल्दबाजी ना करते और वो हमारे साथ लड़ना शुरू ना करते, वो हुकूमत के साथ लड़ाई जारी रखते, तो आज तक हम इमरान खान की पंजाब हुकूमत को भी फारिग कर चुके होते, हम मरकज में भी उनको फारिग कर चुके होते। हम जब कह रहे थे कि आप PDM के जो मंशूर है, जो इसका लिखा हुआ तहरीरी मुआहिदा है जमातों के दरमियान, वे फॉरवर्ड है, उसमें लिखा हुआ है कि हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे। तो हमारा मुतालबा था कि अदम एतमाद की तहरीक पेश करें, तो वो पेश न करके हमारे साथ लड़ाई शुरू कर दी गई। बाद के हालात ने साबित किया कि PTI के अंदर बहुत बड़ी बड़ी दरारें थी। अगर हमारे दोस्त, हमारे साथी जो है PDM वाले, अगर हमारी साथ देते, हमारी बात मान लेते, तो अब तक हम इन हुकूमतों का खात्मा कर चुके होते। कमरजमान कायरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। निसार अहमद खोड़ो साहब, जब से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर बने हैं तो आप फतूहात करे जा रहे हैं, आप कराची से भी जीत रहे हैं, आप पूरे सिंध से भी जीत रहे हैं। अभी आपने एक हालिया जो है वो एक साहब हैं, उनका नाम मंदू खेल है, मुझे उनका तारुफ भी कराइएगा कि वो कौन है, वो आपके यहाँ अभी जीते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स पार्टी सिंध आपने सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेबल्स पे लेकर आ गए हैं, आपके पास जियाला ख़त्म है। आप अगर एक हलके में
3 पावरफुल आदमी थे तो आपने तीनों को अपने पार्टी में ले लिया, आपके अपोजिशन ही नहीं है, इसमें क्या खराबी है? तो जियाला नहीं है अब आपके नहीं पास? नहीं 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 आपके पास इलेक्टेबल नहीं, है, वडेरा है, सरदार है। एक मिनट, ये पार्लियामेंट्री पार्टी है, जी सर। इलेक्शन में बिलीव करती है। जी सर। इलेक्शन में शुरू दिन से जब भुट्टो साहब ने पार्टी की हाला कॉन्फ्रेंस की थी तो वहाँ 2 इश्यूज थे। जी सर। इसको हमने क्या वो जद्दोजहद वाली पार्टी बनानी है या पार्लियामेंट्री पार्टी बनानी है, तो वहाँ फैसला हुआ था पार्लियामेंट्री पार्टी। इलेक्शन में दिस पार्टी इज़ फॉर एवरीबडी, ठीक है जी। कहा जाता है कि हर एक के लिए, गरीब के लिए भी, अमीर के लिए भी, हिंदू के लिए भी तो, मुस्लिम के लिए भी तो, सफ़ेद के लिए भी तो, काले के लिए भी। जब ये बात है तो फिर आपका ये कहना कि इलेक्टेबल्स, बेमानी सी बात हो जाती है। हमारे पास मिक्सचर होता है। भुट्टो साहब का ज़माना देख लें, बड़े बड़े नाम भी थे और नए नए लोग भी थे। अब्दुल वहीद कटपर कोई जानता नहीं था लेकिन था। वहाँ गुलाम मुस्तफा जतोई पहले जानते थे लोग, था। पीर फुरानीपुर था, मखदूम तालिबुल मौला था, और भर से बहुत सारे नए भी थे। यही बात रिपीट हुई बेनज़ीर साहबा के ज़माने में, यही बात रिपीट हुई अब भी। 2008 में भी अगर अब जीतने की बात करते हो, हाँ। तो 2008 के साथ साथ जो तीन इलेक्शन हुए हैं उसमें मिक्स चल रहा है, अभी भी मिक्स चल रहा है। क्या आप समझते हैं कि जीडीए जो है वो आपके बाकी लिए सख्त अपोजिशन है? उसने आपको लाड़काना में, निसार भुट्टो को लाड़काना में जीडीए ने हराया। निसार भुट्टो को नहीं, निसार खोड़ो की बेटी, सॉरी, निसार खोड़ो को नहीं। अभी जो रिसेंट हुआ जिसमें सुमरो साहब को हराया, वो आपका इलेक्शन है, आप सिंध के प्रेसिडेंट हैं। देखिए आप कहाँ से घुमा के कहाँ ले आए जी। मैंने कहा वोट देते हैं लोग, उसमें पार्टी के वर्कर होते हैं जिसको हम जियाला कहते हैं, और उसमें अवाम होते हैं जिनके पास वो जियाला जाता है, और असर रसूख रखने वाला भी जाता है, कैंडिडेट भी जाता है। और ये सिचुएशन ऐसी बनी कि वहाँ एक दफ़ा सुबकी हुई और उसके बाद दूसरी दफ़ा भी सुबकी हो गई। उसके डिफरेंट महरक़ात होंगे, उसके डिफरेंट महरक़ात होंगे। ये सिर्फ पहली दफ़ा नहीं हुआ, लेकिन मुर्तज़ा भुट्टो साहब जब खड़े हुए थे तब भी पीपुल्स पार्टी लाड़काना की सीट हारी थी, पीपुल्स पार्टी हारी थी और मुर्तज़ा भुट्टो साहब जीत गए थे। शहर है, लोग थोड़े से इंडिपेंडेंट होते हैं और उनकी थोड़ी सी मिजाज गांव के लोगों से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। कोई महरक़ात होंगे, कोई डायनामिक्स होते हैं जिसमें ये काम हो जाता है। जैसे कभी किसी ज़माने में रतोदे रोहारे थे, वो तो बेनज़ीर साहब का गांव होता था। जो आपका वोट है, आप वहां से हार जाते हैं। आप अभी जो कराची से जीते, यहाँ आपका कौन सा वोट है? पहले बोरियां भरी जाती, बड़ी बात कर गए, पहले बोरियां भरी जाती थी किसी दौर में, अब डब्बे भरे जा रहे हैं। एक सेकंड जनाब, पहले आप कह रहे थे कि जहाँ वोट है वहां से आप हार रहे हैं, जहाँ वोट नहीं है वहां से जीत रहे हैं। यही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले वहां बोरियां भरी जाती थी। जी प्लीज। पीपुल्स पार्टी ने कब कहा किसी फलाने इलाके की है? वो तो कहती है सारे पाकिस्तान की है ना, वो तो कहती है सारे सूबे की है ना। खुशाब तो आप ये क्यों कहते हैं? 235 वोट लिए। एक सेकंड सर, कितने? 235 वोट लिए। और खुशाब में आपने अभी पीपल्स पार्टी ने, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान की है, पीपल्स पार्टी का वजूद तो पूरे पाकिस्तान में था और है और इंशाल्लाह रहेगा, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं जीत सकती थी कहीं नहीं जीती। भुट्टो साहब के ज़माने में कराची में हम हार गए थे, नहीं हारे थे क्या? हकीकत है हारे थे, मैं कोई उससे छुपाऊंगा क्यों? पीपुल्स पार्टी के ज़माने में बेनज़ीर साहबा 2088 में या 2090 में लाहौर में हार गई थी। पीपुल्स पार्टी आज पंजाब में 1997 में बुरी तरह हारी थी, फिर बेहतर हुई, फिर इतनी नहीं बेहतर हुई। ये डायनेमिक्स होते हैं इलेक्शंस के। पीपुल्स पार्टी का वजूद हर जगह है, वोटर उसके हर जगह है, उसमें कैंडिडेट भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपनी वो मुहिम चलाता है। सपोर्ट में उसके तंजीमी दोस्त कितने हैं,
उसके साथ जियाले हों या न जियाले हों, कितने दोस्त हैं जो उसके साथ लेके चलते हैं, जो उसको जितवाने में मदद करते हैं पीपुल्स पार्टी ये के नाम पर। डायनामिक्स आप हमें बताएं ना सर। पहले आप इस हल्के से जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप छठे नंबर पे आ गए, अब पीटीआई चले, ये सीखने के लिए, सियासत के लिए बताएं कि जो सियासत के शागिर्द देखे पीटीआई छठे पे, आपने ऐसा क्या काम किया? मैं सुनाए जनाब, ये बात नहीं है कि हम इधर से जीते नहीं थे। काज़मी साहब होते थे, अमीर हैदर काज़मी साहब था, नाम शायद था पुराने ज़माने के, वहाँ जीते थे। वो हल्का भी बहुत बड़ा था 88 में। उसके बाद काट शाट हुई, डीलिमिटेशन हुई, 2002 में डीलिमिटेशन हुई, 2018 में डीलिमिटेशन हुई या नहीं हुई, जो भी हुआ, ये सब जो कुछ हुआ है, चलते चलते इस इलाके से हम 33 साल के बाद ये सीट जीते हैं। ये मंदोखेल साहब एक वकील हैं। अच्छा, मंदोखेल साहब पार्टी के पुराने वर्कर हैं, छोटा बड़े ओहदेदार हैं। 2018 में वो उम्मीदवार थे। उन्होंने फिर बाई इलेक्शन जब हुई तो उन्होंने फिर से वही जुर्रत दिखाई और उन्होंने अप्लाई किया कि जी मैं लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि 2018 की जो इलेक्शन थी उसमें बहुत बड़े सवालिया निशान आते थे। हो सकता है वहाँ माहौल दूसरा हो, वहाँ शहबाज शरीफ साहब खड़े थे और वाडा साहब जीते थे। हमारे बंदे यकीनन 6 नंबर पे आए थे या 4 नंबर पे आए थे, जीते नहीं थे। आज हमारे मुस्तफ़ा कमाल साहब भी वहाँ बैठ खड़े हुए, मिफ्ता इस्माइल साहब भी खड़े हुए, हमारा बंदा भी खड़ा हुआ। पीटीआई का छठे नंबर पे आना सिर्फ वाहिद मिसाल थोड़ी है। पीटीआई का मलीर में जो इलेक्शन हुआ, वहाँ पहले 7,000 उसको वोट मिले, फिर 2,000 पे आ गया, 16,000। सर हालिया आपके लिए हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने आपके 2 एमपीए को हटाया कि आप कुत्तों को नहीं मार पा रहे हैं, तो आपने इस हल्के में ऐसा क्या काम किया? सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये हाई कोर्ट का ये जो डिसीजन था उस पर मेरे सवाल है। जी सर। कुत्तों के काटने पर एमपीए को सजा, इस पे मेरा बड़े सवाल है। ये मैं इसको जायज़ नहीं समझता। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद सिंगल एमपीए को बदनाम, क्योंकि सियासतदान को बदनाम करना है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को बदनाम करना है। ये सारी महकमे जात होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, पुलिस होती है, सब कुछ होती है। दूसरी तरफ से कहते हो कि जी मारो मत, और फिर हम इधर बंदूकें निकाल के और शुरू कर दें जी मारना। वो भी किया। लेकिन मैं इस फैसले से मुतमईन नहीं हूँ कि जी कुत्ता कहीं किसी को काट ले तो एमपीए साहब सस्पेंड। मैं इस पे एतराज़ कर सकता हूँ। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक डॉक्यूमेंट कमेंट की जा सकती है। ठीक है सर। तो ये बात न करो कि क्या है। मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि जी फला जगह यूं सस्पेंड हो गए और जहां आपने क्या किया कारनामा, इमरान खान की अनपॉपुलैरिटी सबूत है, फैसल वाडा का जीतना और उनके आज के कैंडिडेट का हारना। यह है इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो नीचे गया है। आपका इतना ऊपर कैसे गया सर? मैं उसके खिलाफ जदोजहद कर रहा हूँ, मैं आवाज बन रहा हूँ आवाम की। मैं आवाज बन रहा हूं। आप तो उसके साथ मिल गए, आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए, आपने आप अपने पास रखे ना। पीडीएम को छोड़ दिया सर। नहीं, आई एम सॉरी। कोई पीडीएम को छोड़ना न छोड़ना, अगर ऐसी बात होती तो शहबाज शरीफ साहब का कल परसों का बयान क्यों आया कि जी मौलाना साहब से मुलाकात हुई है, हम पीडीएम का इजलास बुलाने के लिए इस महीने के आखिर में कोशिश करेंगे। वो तो कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं ना। हमने कब कहा है कि जी हमने पीडीएम को छोड़ दिया? आप तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गए। हुसैन साहब प्लीज, हमने कभी ये नहीं कहा कि पीडीएम को हमने छोड़ दिया। आपने इस्तीफा नहीं, हमने सिर्फ ये कहा कि मुस्तफी होना कभी कंडीशन ही नहीं थी। अचानक मुस्तफी होने की कंडीशन डाल के अपनी ऑपोजिशन में दरारें डाली गई। हमने शुरू दिन से कहा था कि इस्तीफा का ऑप्शन नहीं। 2018 की जब इलेक्शन हुई थी उस वक्त भी ये डिमांड आया था कि जी इसको बाइकआउट करना चाहिए असेंबलियों का और ये करना चाहिए। तो उस वक्त भी हमने अपोजिशन की थी इस चीज़ की और सबको राजी किया था असेंबली में आओ। और आज शहबाज शरीफ साहब ने भी एतराफ़ किया कि जी पीपुल्स पार्टी का जो फैसला था इस्तीफा न देने का वो सही फैसला था। अच्छा सर, एक मिनट जी प्लीज। तो पीडीएम को हमने छोड़ा नहीं, हम बनाने वाले हैं। हम तो चाहते थे कि जी अपोजिशन इकट्ठी हो, अपोजिशन डिवाइडेड होगी तो मुश्किल होगा। हमसे बड़ी लीडर बेनजीर साहबा थी,
ठीक है, वो भी इस तरह से करती कि हाँ सारी पार्टियों को इकट्ठा करके आगे बढ़ती थी, सोलो फ्लाइट करने की कोशिश नहीं करती थी। और हम बिलीव करते हैं कि जी इकट्ठे जाएंगे तो बेहतर होगा। हमने तो कोशिश की कि इकट्ठे हो जाओ, हमने तो कोशिश की कि भाई कलेक्टिव विजडम हो। हमने कोई छोड़ी नहीं। अगली इलेक्शन में अवाम के पास सिर्फ ये चीज ले जाएंगे कि इमरान खान ने काम नहीं किया, जैसे आपने यहाँ मुझे बताया, या कोई काम भी करेंगे आप? जी जनाब, हमने ये भी जरूर कहना है कि इमरान खान इज अ फेलियर। रोजाना बयानात महंगाई महंगाई महंगाई, कम करो कम करो कम करो, हुई कम नहीं हुई तो ये फेलियर है। उसको हम छोड़ेंगे क्यों? उसके हम खिलाफ क्यों नहीं बोलें और क्यों नहीं आवाम की आवाज़ बनने की कोशिश करें? क्यों नहीं कि आवाम की ढारिस बंधाने के लिए उसका साथी बन जाएं। रही बात हमारी कि जी हम कुछ और भी करेंगे या नहीं, तो हमने कुछ किया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, बेहतर किया है तो हमने किया है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कराची अगर हमने की है तो कुछ ना कुछ किया है। अगर कोई दूसरी सहूलतें पहुँचाने की कोशिश की है तो की है। फिर सबसे ज़्यादा तो मैं ये कहूँगा कोविड-19 में सिंध का बेहतर परफॉर्मेंस भी आवाम को सहारा देता है। हेल्थ फैसिलिटीज के आपको 1100 अरब पीटीआई के गवर्नमेंट ने 1100 अरब दिए, वो आपने कराची में कहाँ है? वो तो बार बार ख्वाबों में कहते हैं, ख्वाबों में कहते हैं। अभी तक तो किताब में भी लिखा हुआ नहीं आया। टका मिला, 1000 रुपया मिला, तो भी तो कहते हैं ना कि हाँ जी 1000 रुपया मिला। कोई कहे तो सही। तो वो आपके ये ढकोसली बातें हैं, ये जो इनकी जो बातें हैं कि हमने इतने कुछ दे दिया, उसमें उस वक्त हमने एक्सप्लेन किया था कि हमारे 800 मिलियन तो अपने खुद के रखे हुए हैं बजटरी बुक्स में, उसमें सिर्फ 300 मिलियन 5 सालों में देने। उन 300 मिलियन में जो टका पैसा उनका हिस्सा बनता है वो भी नहीं मिला। हमारे जो रेगुलर बजट है। सर मैं आपके पास वापस आता हूं, फिर हम आपसे ये सीखते हैं कि इस वक्त आपका सिंध में मुखालिफ है कौन? अगली इलेक्शन में आपके लिए जीडीए है, पीटीआई है, पीएमएलएन है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं हाजी मीर अली मोहम्मद जतक साहब, जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी ये बताएं सर, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर और जो चारों सूबों में पीपल्स पार्टी थी, इस वक्त बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी है क्या? कि इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? अगर अगली इलेक्शन होती है तो पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान में क्या परफॉर्म करेगी जतक साहब? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने हमें टाइम दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, जो 2018 की इलेक्शन में जिसको जनाब आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ये आरओ की इलेक्शन है, आपने देखा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पार्टी ने 1,73,000 वोट लेने के बावजूद भी उसको एक सीट भी नहीं दिया गया। तो यहाँ कौम परस्ता पार्टी को मुसल्लत करने के लिए और ये जो बाप पार्टी बना रातों रात उसको मुसल्लत करने के लिए 45,000 पूरा बलूचिस्तान से वोट लेने वाला एक कौम परस्त पार्टी को जो कि 4 सीट दिया गया, हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से लेकर 2013 तक जो काम किया बलूचिस्तान के लिए, मैं समझता हूं कि वो तारीख का हिस्सा है। बलूचिस्तान पैकेज एनएफसी अवार्ड के मद में, जबकि मैं कैबिनेट का हिस्सा था, हमारे पास तनख्वाहों की पैसे नहीं थे। हम गए जनाब आसिफ अली जरदारी के पास और एनएफसी अवार्ड के मद में जो हमें पैसे दिए गए, जो आज मौजूदा नाहिल हुक्मरान, सूबाई हुक्मरान जो कि बलूचिस्तान के हैं, जो के लैप्स होके 65 से 70 अरब रुपए सालाना वापस चले जाते हैं, ये वही पैसे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान के लोगों की आवाज बुलंद की और बलूचिस्तान के लोगों के लिए वो तारीखी काम किया शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर से लेकर आज तक मैं समझता हूँ किसी पार्टी ने नहीं किया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2013 में क्वेटा के टोटल 6 सीटें से 5 के 5 हमने जीते और 2 एमएनए जो क्वेटा शहर के 2 एमएनए की सीट थे वो सारे हमने जीते। बहरहाल बदकिस्मती से यहाँ जो
आमिरियत के पैदावार आ जाते हैं और बीच में बैठ जाते हैं, तो फिर वो सिलेक्ट करते रहते हैं कि इनको कितना सीट देना चाहिए, फलानी को कितना सीट देना चाहिए। मीर साहब, अभी आपके एक क्रेडिट जाता है कि अभी अपोजिशन लीडर जो था सेनेट में, वो आपने बाप से उनको वोट भी दिलवाए, तो वो आपने किस तरह से दिलवाए? ये निगोशिएशन आपने कैसे की? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, कभी भी बाप वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को वोट नहीं दिए हैं। बात इस तरह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेट में पोजीशन था, वो हमारा राइट बनता था कि अपोजिशन लीडर हमारा बने, जो कि हमारे जो पीडीएम के साथी वो नहीं चाहते थे कि यूसुफ रजा गिलानी जो है न अपना अपोजिशन लीडर बने। अगर कोई देखे ना, यूसुफ रजा गिलानी का एक मोहब्बत जो वजीर आजम था इस मुल्क का, लोगों के साथ अच्छाई की, किसी ने अच्छाई में उसको अगर इक्का दुक्का वोट दिया है तो उससे तो हमारा कोई कसूर नहीं है। निसार खोड़ो साहब, आपकी बात पे कोई कमेंट्स करना चाह रहे हैं? जी सर। नहीं, मैं आपकी बात पे कुछ कमेंट करना चाहता था, मैं जब तक साहब को कट नहीं करना चाहता जी था। प्लीज आप करें सर। देखें, जहाँ तक आपने कहा बाप की हाँ। बात, मुझे तो ये पता चला है कि उन बाप का जो लीडर था वो नवाज शरीफ की पार्टी का डिसग्रंटल्ड सेनेटर था। राइट। नून लीग का एक लीडर थे जिनकी सरबराही में 3 और सेनेटर साहबान थे। आपने उसको बाप का नाम दे दिया। नून लीग के हम पर इल्ज़ाम लगाया कि जी आपने बाप से पार्टी के वोट लिए हैं। मैं उनसे क्या नहीं पूछ सकता कभी कि उन्होंने पीटीआई से मिलकर पंजाब के सेनेट के इलेक्टेड कैसे करवाए, और क्यू लीग का एक सेनेटर कैसे हो गया, 5 उसको मिले, 5 उसको मिले। क्या वो पीटीआई नहीं थी? क्या पीटीआई अगर शजरे ममनू नहीं है और बाप शजरे ममनू है तो इसकी तो वजाहत होनी चाहिए ना। जदक साहब ये बताएं, ये जो संजरानी साहब है ये किसका उम्मीदवार है? ये पीपल्स पार्टी के साथ भी है? देखिए, ये माई बापों का उम्मीदवार था और माई बापों का उम्मीदवार रहेगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, जब गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हुआ, फिर लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए हमारे अमजद साहब जो प्रेसिडेंट है गिलगित बल्तिस्तान के, हम कोशिश कर रहे थे कि उसको अपोजिशन लीडर बनाए, जो कि हमारा वहाँ हक था और अक्सरियत था। और नून लीग वालों ने क्या कोशिश किया कि ऐसे लीडर न बने और अपना वोट सारा जो है ना हुकूमत को दिया, और हम पे लगाते हैं कि ये बाप पे पता नहीं क्या वो करते हैं। ये तो अजीब सी बात है। राइट। जदक साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, इस वक्त आप पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है इस वक्त बलूचिस्तान में? खास तौर पे अगर इलेक्शन होती है तो आप किसी के लिए टफ टाइम देंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस तरह सिंध में जिमनी इलेक्शन या पंजाब में हुआ, आपने देखा कि एक भी जिमनी इलेक्शन में हुकूमत ने जो है ना एक सीट भी नहीं ले गया। अगर यहाँ पे आज भी जिमनी इलेक्शन हो, क्योंकि जितवाने वाले जो लोग थे वो कोई ट्रांसफर हो गए, वापस इस्लामाबाद चले गए। अभी तो आवाम के वोट की पर्ची चलेगा। अगर आप भी जिमनी इलेक्शन बलूचिस्तान में करवाओ तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगा। अगर आम इलेक्शन होता है भी इंशाअल्लाह ताला अगला हुकूमत बनेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बलूचिस्तान में। मीर अली मोहम्मद जदक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। निसार खोड़ो साहब, ये इल्ज़ाम है आपके ऊपर, जो मुबसरीन है उनका कहना यह है कि पीपल्स पार्टी अब बस सिंध की जमात है और आप लोग सिर्फ सिंध तक अपने आप को महदूद रखना चाह रहे हैं, बाकियों का फ़ोन तक नहीं उठाते। मैं समझता हूँ ये इल्ज़ाम हम पर 1997 को भी लगा था, लेकिन इस शिद्दत से नहीं लगा था जिस तरह से अब लग रहा है। हमने उसको डिस्प्रूव किया 2002 में। हमारे कोई 95 के करीब मेंबर चुने थे, ठीक है। 97 में 4 और 2002 में 95। फिर 2008 में तो आपने मेजॉरिटी नहीं पा सके थे। सही बात है कि हम मेजॉरिटी में नहीं आए थे, नहीं तो हुकूमत हम बनाते, लेकिन साइजेबल मेंबर हमारे पास थे और हमने PMLN के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। 2013 में हम कट के रह गए सिंध के, और 2018 में भी इस तरह से रहा। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के स्पेस मिलने से PTI को स्पेस मिला। उसने अपना एक नैरेटिव बनाया, हमें कहा करप्ट और ख़ुद को कहा मसीहा,
और मसीहा, नया पाकिस्तान और चेंज और ये सारी चीज़ें लेके और वो सामने आए, जिस पर इल्ज़ाम बहुत लगे हैं कि वो खुद से नहीं आया, कोई उसको लाया। ये सब कुछ चीज़ें हैं। लेकिन जब 97 में हम कुछ नहीं 4 सीटों पे थे और 2002 में 95 पे थे, तो देयर इज़ अ पोटेंशियल अब भी है। 2008 में अगर पोटेंशियल था तो उसको बेहतर भी बनाया जा सकता था। इसलिए मेहनत की ज़रूरत है, इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। हमारा कार्डर जो देखो ना, डिसोल्यूशन करने के बाद पार्टी डिज़ोल्व हुई तो जो पहले सीनियर ओहदेदार थे उसमें से कुछ तो आए होंगे और बहुत से नहीं भी आए होंगे। तो क्या वो अपनी दिलजोई के साथ पार्टी की मदद में थे या नहीं थे, ये सवाल उठता है। डिसोल्यूशन का एक नुकसान ये था जी कि वो हो सकता है खट्टे होकर अपने घरों में बैठ गए हों, या नए लोग इतने ज़्यादा वो एक्टिव नहीं थे। इसमें ये फ़ायदा सिर्फ ये था डिसोल्यूशन का कि बहुत से लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि उनको भी रिकग्नाइज़ किया जाएगा, उनको डिसोल्यूशन में कुछ मौका मिला। और ये अक्सर तासुर होता है कि नए लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, इसलिए नए लोगों को भी आना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये इस तरह की बात, लेकिन पोटेंशियल है। पोटेंशियल के लिए क्या करना चाहिए? आपसे मैंने ये एक सवाल ये भी रखा था कि इस वक्त आपको सिंध में बीइंग अ प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी सिंध, आपको सिंध में सबसे बड़ा थ्रेट कौन सा है अगर आप अभी इलेक्शन में जाते हैं, या अपनी ग्रुप बंदी ज़्यादा थ्रेट है? सर, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा क्रेडिट नहीं है। ठीक है, मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दूंगा। मैं हूं वर्कर अपनी जगह पे, लेकिन क्रेडिट है कि मेरा लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, उसने जिस पॉइंट्स को टच किया है वो सिंध की आवाज़ है। हम लोएस्ट राइपेरियन है पानी के लिहाज से, हमने उस इशू को नहीं छोड़ा। हम महंगाई पे पड़े हुए हैं, हमने नहीं छोड़ा। हम पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोग हैं, हमने उसको नहीं छोड़ा। हमने हेल्थ सेक्टर को पॉजिटिव अंदाज में ले आए। हमने इस चीज़ को ज़िंदगी बचाने के लिए एक मुफ्त इलाज की जो एक है, तो वो कोई कम ब्लेसिंग्स नहीं है, मुफ्त दिल का इलाज जो इंसान की ज़िंदगी ले सकता है, ज़िंदगी बचा सकता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनको दी। हाँ, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पॉपुलर प्रोग्राम है, हम पॉवर्टी एलिवेशन के लिहाज से वो कर रहे हैं। हम उस चीज़ को और ज़्यादा करते रहते हैं। हम इसकी जदोजहद में हुकूमत के ख़िलाफ़ बोलने का हिम्मत रखते हैं। मैं अपना क्रेडिट नहीं, लेकिन मैं क्रेडिट अपने चेयरमैन को दे रहा हूँ। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास माशाल्लाह अगर 3 हैं पोटेंशियल तो लगभग 3 ही हैं हमारे साथ। इसलिए अपोजिशन में कैंडिडेट्स थोड़े से उस कम नोन लोग शायद रह जाते हैं। ये पार्टी का अपना एक तरीका है। मैं पार्टी को बढ़ाने के लिए अगर 5 को अपनी पार्टी में ले आता हूँ तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। और ये मेरी अपनी स्ट्रेटजी है कि हम ले आएँ, हम पार्टी को बढ़ाएं। भुट्टो साहब ने 300 लोगों से पार्टी शुरू की थी, करोड़ों तक, लाखों तक जाके पहुंचा। तो हम अपनी पार्टी को सुकड़ के क्यों रखें? सर, रियल थ्रेट क्या है आपको सिंध में इस वक्त? पीटीआई, पीएमएलएन, जीडीए, पीरसा पागरा की पार्टी? जवाब दूं। पीटीआई का तो हशर आपने देख लिया। वो केपीके में भी हारती है, पंजाब में भी हारती है, और सिंध में तो माशाल्लाह, सिंध में तो अब शायद कोई हिम्मत कर ले तो कर ले अपनी जगह पे। मैं उस पर ज़्यादा तनकीद नहीं कर रहा हूँ। उनकी अपनी स्ट्रेटजी है, उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उनकी अपनी अप्रोच है अवाम के साथ। जो कुछ भी वो करें, उनका नसीब। पीर साहब पगाड़ा बहुत बड़ा आदमी था। बड़ा पीर साहब जो अभी नहीं रहा इस दुनिया में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उस वक़्त उसकी कुछ थी। उसके बाद उसको पार्टी को आगे बढ़ने का मौका एक मिला ज़रूर था, लेकिन फिर वो ठंडे हो गए। और पीएमएलएन, मैं समझता हूँ उन्होंने एक जो गलती की थी, कालाबाग डैम बनाने वाली जो आवाज़ उठाई थी उन्होंने,
उसको उनको चोट लगी सो लगी, उससे फिर वो निकल नहीं सके। ठीक। कालाबाग डैम बनाने वाली जो उन्होंने ऐलान किया था, जैसे मुशर्रफ ने किया था, जैसे नवाज शरीफ साहब ने किया था, वो चोट उनको लगी जिससे वो निकल नहीं सके। GDA पगाड़ू साहब हैं उसमें, बाकी एक आध का शख्सियात हैं। वो जो शख्सियात हैं उन्होंने भी अपनी किस्मत आजमाई की, लेकिन आवाम का रिस्पांस नेगेटिव ही रहा। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है अगर हम हैं सर, तो हम भी पॉलिटिकल पार्टी मच कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंस की बात नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। तो फिर मैं अगला सवाल रखूं। सर मैं कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहा, मैंने कोई तकबर की बात नहीं की, मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूं कि जो यहाँ सूरत हाल रही है, हमारी अप्रोच, हमारे स्टैंड्स मैं समझता हूँ पॉजिटिव हैं, जो सिंध के मफाद में है, किसी और के मुखालिफ नहीं है। सर मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, अगर आप इतने ही कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? आप लोकल गवर्नमेंट की इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? मैं इस पे आपसे वापस ही आके जवाब लेता हूं। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद हुमायूं खान है, KP के प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत मेहरबानी। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे भाई। सर ये बताएं, इस वक्त आप KP के पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, कभी ऐसा वक्त था जब KPK में पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी हुआ करती थी, अब पीपल्स पार्टी का वहाँ शायद इतना नामो निशान नहीं है, क्या आपके फेल्यूर का रीज़न है? देखिए जी, एक तो जिस तरह शायद मुझसे पहले निसार साहब ने ये बात की थी और सबको हमारी लीडरशिप आसिफ अली जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा था कि ये इलेक्शन, और सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, अपोजिशन की तमाम पार्टियां इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो इलेक्शन के रिजल्ट पे उनके एतराजात थे, RTS सिस्टम जो भी था। KP में भी पीपल्स पार्टी ने काफी अच्छी, अगर आप वोट के हिसाब से देखें, जिस हल्के से मैं लड़ता हूँ पहले 10-12 हजार वोट लेके हम बड़े मातम से जीतते थे। इस दफा उसी हल्के से मैंने 27,000 वोट लेके 2,000 वोटों से मैं हारा हूँ। इस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मालकन से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, पहले 30-32 हजार वोट लेके MNA बनते थे क्योंकि रूरल एरिया है, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 45,000 वोट लेके, तब भी ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन की बात थी। वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आप देखें खैबर पख्तूनख्वा की पहले भी एक सबसे बड़ी जमात थी और अब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लोगों की नजरें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हैं। और आप देखें कि बड़े अच्छे लोग अभी पिछले दिनों हमारे साथ सेनेटर साहब नसीम अहमद साहब, अमजद अफरीदी साहब सिंह MPA इंडिपेंडेंट थे, वो पार्टी में शामिल हुए। जमात इस्लामी के पहले फाइनेंस मिनिस्टर मुजफ्फर सैयद साहब वो भी शामिल हुए। ये मैं आपको प्रोमिनेंट नाम बता रहा हूँ, बाकी डेली हमारे शमूलियतें भी हैं और लोगों की नजरें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हैं। मैं आपको तसल्ली देता हूँ कि पीपल्स पार्टी अब भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन पिछला इलेक्शन रिग्ड इलेक्शन था, उसके बारे में हम अब भी कहते हैं और पहले भी कहते हैं, हमारी लीडरशिप भी कहती रही कि ये एक सिलेक्टेड इलेक्शन था। क्या आप समझते हैं कि अब जब KPK में दोबारा इलेक्शन होगी तो भी PTI ही नंबर 1 आ जाएगी, या इस वक्त PTI को आप लोगों ने वहां पे कोई टफ टाइम दिया है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी आगे आ सकती है? देखिए जी, PTI इनफैक्ट लोग बातें तो कर रहे थे, और हाँ इसमें मैं कोई जी इमरान खान ने इलेक्शन से पहले जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, जो झूठ बोला था, वो पहले इलेक्शन में मैं जो 2013 के थे उसमें लोगों ने उनको वोट दिया था जी सर। लेकिन लोगों को पता चल गया कि इनके तमाम दावे तमाम झूठे थे, ना करप्शन खत्म हुई, ना बेरोजगारी खत्म हुई, ना कोई सॉलिड काम हुआ। एक सॉलिड काम अगर हुआ है तो वो BRT के नाम से, जो मैंने बच्चे की जबान पे, हर बंदे की जबान पे, जो BRT के नाम से जो इमरान खान पहले जितनी मुखालफत करता रहा और इसमें KP में अगर आप देखें जितने भी काम ये बता रहे हैं तो ये सॉलिड काम नहीं है, जिसका आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके आप मेजरमेंट लेते हैं। ये कभी बिलियन ट्री सोनामी ट्री के नाम पे पता नहीं चल रहा है, कभी कहते हैं 1 अरब दरख्त लगाए तो आपका सेक्रेटरी एनवायरमेंट कहते हैं कि नहीं 1 अरब नहीं है, ये 22 करोड़ है। कोई कहते हैं कि मैंने इतने बुक्स दिए हैं
फ्री बुक दे रहे हैं, तो वो तो सारा सबके सामने है कि नैब ने भी उस पर एक्शन लिया और लोगों को गिरफ्तार किया इसलिए कि वो बुक्स में करप्शन हुई थी। मालम का स्कैंडल है जो नैब के चेयरमैन साहब ने खुद बताया था कि हमें पता है कि इसमें करप्शन हुई और अनकरीब हम इन बड़ी मशीनों पे हाथ डालेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि कोई सॉलिड काम नहीं हुआ है, सारे करप्शन के नजर है। अच्छा, आप ADP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम देखें तो उसकी थ्रो फॉरवर्ड 1/21 और 1/22% है, यानी आप एक स्कीम आप शुरू करेंगे तो वो स्कीम 22 साल बाद कंप्लीट होगी। बिल्कुल तो इनकी बिल्कुल मिसमैनेजमेंट है। आप देखिए, आपके डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, आपके और हेल्थ वर्कर स्ट्राइक है, इन हालात में आपके टीचर स्ट्राइक पे हैं, आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्ट्राइक पे हैं, आपके PCS ऑफिसर स्ट्राइक पे हैं। तो यहाँ पे अमलन हुकूमत नहीं है, बिल्कुल वो खाना पूरी है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। वहीं खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी सर, मैं आपके पास आऊँगा उसी सवाल के ऊपर के अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पास सिंध में कोई चैलेंज नहीं है तो आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराएं। मैंने कब कहा कि हम उससे डरे हुए हैं? तो सर आप 3 साल से तो नहीं करा रहे? नहीं जनाब, 3 साल की बात नहीं है। ये कब हुआ था लोकल बॉडी का एक्ट? 4 साल पूरा। सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने लोकल बॉडी सिस्टम को 4 साल रहने दिया। पंजाब ने तया पायाचा कर दिया, KPK वहाँ रुल रहा है, बलूचिस्तान का पता नहीं चल रहा है। सिंध ने 4 साल पूरे करने दिए। ये 15-16 में इलेक्शन हुई थी, 15 में हुई, 19 में ख़त्म हुई और 19 या 20 में ख़त्म हुई। अब 19 या 20 में बात चली और हमने ये भी देखा है कि जी ये सारे पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा। हम तो वो पार्टी हैं जिसने कहा था कि भाई ये अवाम दोस्त और फलां दोस्त और फलां दोस्त कहने की क्या ज़रूरत है। अब पीपल्स पार्टी या दूसरी सियासी जमातें अपने अपने नाम से क्यों नहीं जीत सकती, क्यों नहीं लड़ सकती। हम तो वो कराए जो सारे पाकिस्तान ने मान ली हमारी बात, और हमने करवाए इलेक्शन, और इंशाल्लाह फिर भी करवाएंगे। हम खुदा ना खास्ता ऐसे भाग नहीं रहे। ये क्यों नहीं हुआ है उसका कोई ना कोई सबब होगा, चाहे कोर्ट का हो या किसी और चीज़ का हो। नहीं, कोर्ट तो आपको इसमें बार बार कहती है कि आप ये इलेक्शन करवाएं। सर जी, मैं कह रहा हूँ कोर्ट सारे पाकिस्तान पे भी कह सकती है ना। सर आपने पहले अपने सवाल में कहा कि आपके पास इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, हेल्थ है, तो अब आप बार बार एक बात कहते हैं कि 18th अमेंडमेंट आपने बनाई, इसको एम्पावर आप कर रहे हैं, तो ये सारे मामला तो फिर प्रोविंस के हैं। अब गुड इनफ, लेकिन क्या ये जो भी हमारे फाइनेंशियल हैं, क्या इस NFC में या 18 तरमीम में ये लिखा हुआ है कि जो भी सिंध के पास है वो सिंध अपने पास ले ले, बाकी कुछ हिस्सा वफाक को दे दे? कहीं लिखा हुआ है? नहीं। वफाक सब कुछ लेता है और हमें फिर वो एस्टीमेट्स बताता है कि तुम्हारी बजट इस साल की इतनी बन नहीं सकती, इतना हमारा पूल है, जो डिविजिबल पूल जिसको कहते हैं, वो खुद ऐलान करते रहते हैं कि हमारी कलेक्शन पूरी नहीं हो सकी, टैक्स एवेजन हो रही है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। ये वो बहाने बनाते रहते हैं, ये खुद बहाने बनाता है वज़ीर आज़म साहब कि जी NFC अवार्ड अनाने के बाद वफाक कंगला हो गया और सूबे बहुत शाहूकार हो गए, जिसमें पंजाब भी है, दूसरे भी हैं, तीसरे भी हैं। मिलता सब कुछ वहाँ से, हमें सिर्फ बताया जाता है कि आपको इतना मिलेगा, लेकिन आखिर में यही पता चलता है कि जी कटौती हो गई, कलेक्शन कम हो गई, फलां कम हो गई। तो वी डू डिपेंड, हम डिपेंड करते हैं वफाकी इस बात पर। हम सिर्फ अपनी बात करते हैं। सेल्स टैक्स का जो पहले सिर्फ 4 अरब रुपए मिलते थे, हम आज उस पर 100 अरब रुपए से ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, जो हमारा अपना हिस्सा होता है। या दूसरा हिस्सा होता है एक्साइज एंड टैक्सेशन का। ये जो कलेक्शन होती है, ये होता है अपनी सिंध की पैदावार, जिसपे किसी और का हिस्सा नहीं है, नहीं तो बाकी सब पर वफाक की तसल्लुत है। इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट ने है, वो भी जो 5000 उन्होंने अरब रखे थे, वो भी टैक्स कलेक्शन में जो हाफ ईयर हुआ उसमें वो पूरे है। अगर हम ये समझें कि इस वक्त आपने PDM को भी इसलिए खुदा हाफिज कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ आपकी एसोसिएशन अच्छी हो और आप वहां से पूरे फंड ले लें, आपका ये ख्याल है, आप सिंध की खिदमत करें, लिहाजा अब आप चाह रहे हैं कि आपकी हुकूमत सिंध में हो और फेडरल गवर्नमेंट में वो करते रहें और आप अपनी सिंध में जमा करें। आप कहीं और चले गए।
मैंने पीडीएम छोड़ी नहीं और न छोड़ेंगे। हमने सिर्फ अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया, ऐतराज किसी और ने किया। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में अगर इमरान खान की पार्टी इस बाई इलेक्शंस में हारती है तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी या उसका ग्राफ अंडर अटैक आता है कि नहीं आता? हुकूमत को कमज़ोर करने की निशानी ये होती है कि नहीं होती है? होती है। ठीक है सर, हमने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस्तीफा के बारे में बोला। बाकी मैं आपको बताता हूँ, ये लॉन्ग मार्च जो अनाउंस हुआ उसके लिए पूरा सिंध उठ गया था। हम पूरे सिंध के घूम के इसको तैयार कर लिया था कि बस इशारा हो तो हम निकल पड़े। अचानक ठक हो गया कि जी पहले इस्तीफा दो फिर करेंगे लॉन्ग मार्च। ये नहीं होता इस तरह से। हम 10 पार्टियों का इज्तिमा है, उसको कंसेंसस से चलाना पड़ता है। राइट। अच्छा, रही बात हम कोई इस तरह की बात नहीं करेंगे जी हम उनके साथ दोस्ताना कर देंगे तो हमें वो ज़्यादा फंडिंग देंगे, फिर हम यूं करेंगे, फिर हम यूं करेंगे। इस तरह की बात नहीं है। उनको देना चाहिए। हमारी आवाज़ में इतनी हिम्मत है कि उनसे हम कह सकें और मांग सकें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है निसार साहब, इस वक्त हमारे पास टाइम ख़त्म हो रहा है। मैं आपसे आखिरी सवाल ये रख रहा हूँ, ये पाकिस्तान मेरा भी है, आपका भी है, कैमरामैन का भी है। क्या आप देखते हैं कि इस वक्त जो हमारा फॉरेन ऑफिस है वो सही तरीके से डिलीवर कर रहा है? हमारे बड़े महाजों पे हमारे जो मसले चल रहे हैं, ख़ास तौर पे इस वक्त जो इज़राइल चल रहा है और इस दूसरा इस तरफ से कश्मीर चल रहा है, क्या हमारा फॉरेन ऑफिस ठीक चल रहा है? हमारे जो इंडिया इस वक्त हमारे सर असेंबली में तकरीर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। मैं तो प्राइम मिनिस्टर को जानता हूँ ना। प्राइम मिनिस्टर किधर है? वो सिर्फ ये कहा कि जैसे कश्मीर के साथ यकजहती मनाने के लिए 1 दिन मना लिया, 2 दिन मना लिए। इससे फ़लस्तीन के इशू पर भी इस तरह से किया। उससे आगे कुछ नहीं कर पा रहे। मैं अभी तक कोई ऐलान तो नहीं हुआ। निसार खोड़ो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब आपका शुक्रिया। मीर अली मोहम्मद जतक साहब आपका बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हुमायूं साहब आपका बहुत शुक्रिया। आज हमने नाजरीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 प्रोविंसेस के सदूर से बात की और उसके हमने थोड़ा सा नतीजा आपके सामने रखा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और पीपल्स पार्टी के नेक्स्ट लाएमल क्या है। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है। जहाँ भी रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।